बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट यूनिट का आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम जितना काम करेंगे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहरहाल कहीं पे कोई आपको लेक्चर के एंड पे कहीं प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी बात जो कि आपको ना समझ आए तो आप कमेंट्स में भी उसे मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप ईमेल के थ्रू भी जो है मुझसे रब्ता कर सकेंगे। हमारा जो ये पहला यूनिट है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का, ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये आगे भी बहुत सारी फील्ड्स में मैट्रिसेस इस्तेमाल होती हैं, डिटर्मिनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं कि जहाँ पर हम बाकी जगह पर उसे अगर दूसरे मेथड से करना चाहें तो मुश्किल होती है। इसलिए हम मैट्रिसेस का या डिटर्मिनेंट्स का वहाँ पे सहारा ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। मैट्रिक्स एक्चुअली अगर हम रियल एंट्रीज़ लें और उन्हें एक रेक्टेंगुलर लेआउट की फॉर्म में लिख लें तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाती है। मिसाल तौर पे अगर हम अल्फ़ाबेट्स ही ले लेते हैं, और मैट्रिक्स के लिए जब रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी तो उसे आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने इंक्लोज करना होगा। मिसाल तौर पर अगर ये हम डिजिट्स लेते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, A B C D E F। अब आप ये देखो कि हमने एक रेक्टेंगुलर अरे बना ली है यहाँ पर, और इसके दरमियान कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, बल्कि एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस है और नीचे वाले एलिमेंट्स के दरमियान भी स्पेस है। इस तरह से आप एलिमेंट्स की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, नीचे वाली साइड पर भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स सी की फॉर्म कहलाएगी। अब हम इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं कि जी आप ये देखें कि ये हॉरिजेंटल लाइंस अगर मैं ड्रा करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हॉरिजेंटल लाइंस बनेंगी वो यहाँ इस मेरे वाले केस में आप देख रहे हो कि दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम रोज़ का नाम देते हैं कि ये इस मैट्रिक्स की रोज़ है। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल लाइंस ड्रा करना चाहूँ तो आप देखो कि ये वर्टिकल लाइंस इस तरह से बन रही हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस जो बन रही हैं यहाँ पर इन्हें जो है वो कहा जाता है कॉलम्स। तो इस तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का और मैट्रिक्स में फिर रो का या कॉलम का जो है वो आपको यहाँ पर पता चल गया। अब हम यहाँ पर देखो इसी से आगे हम ऑर्डर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इससे ये मुराद है कि आपने एलिमेंट्स एक रो में और एक कॉलम में एलिमेंट्स की तादाद आप देख लो। ये फ़र्ज़ करें कि ये हम ऊपर वाली मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लें तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर रोज़ की तादाद देखें कितनी है। ये 1 हॉरिजेंटल लाइन, ये 2nd हॉरिजेंटल लाइन, इसके अंदर 2 रोज़ हैं। तो रोज़ को आपने पहले लिखना है, ये 2 रोज़, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, और अब वर्टिकल लाइंस देखें आप कितनी हैं, तो 3 वर्टिकल लाइंस हैं, यानी 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो कॉलम्स की तादाद यहाँ पर 3 हो गई, तो इसका ऑर्डर 2/3 होगा। लेकिन ये बात जहन में रहे कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए 2/3 और 3/2 मैट्रिसेस में इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स के साथ है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, जबकि अगर ऑर्डर को आप ये लिख लोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें
कि ये दोनों डिफरेंट हैं। इवन आप इसे मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिख सकते कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको शो कर रहा है कि जी इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमने ऑर्डर को डिफाइन कर दिया। इस तरह से अगर हम इक्वालिटी को डिफाइन करें कि इक्वालिटी, दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी से क्या मुराद है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब आप देखो कि जिस तरह हम इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, मैट्रिसेस में अगर हम दो मैट्रिसेस को इक्वल करना चाहें, मिसाल तौर पे अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये ए है से 1 3 4 -1। अगर मैं दूसरी मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ, और आप ये देख सकते हो कि दूसरी मैट्रिक्स जो बी ली जा रही है, ये फ़र्ज़ करें कि मैं ले लेता हूँ कि 3 - 2 4 -1 1 + 3 0 -1। अब आप ये देखो कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ए और बी को अगर हम इक्वेट करना चाहें तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, 1 3 4 -1 = ये मैंने ए की वैल्यू लिखी है, यहाँ पर देखें ये वैल्यू जो है ये ए की लिखी गई है, और इसी तरह से यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है यहाँ से बी की मैं लिखने लगा हूँ। अब आप ये देखो कि बी की मैंने लिखी थी ये 3 - 2 4 -1 1 + 3 एंड 0 -1। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज़ हैं 1 3 4 -1 = 3 - 2 करेंगे तो देख लें 1 आ रहा है, 4 - 1 करें तो कितना आ रहा है 3, 1 + 3 4, 0 -1 करें डेफिनेटली -1। अब आप ये देखो कि ये दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो गई हैं। तो इक्वल की रीज़न क्या है? 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस इनकी सेम होनी चाहिए। मिसाल तौर पे ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर मैं ये लिखता कि 1 3 4 -1 और तो ये इसके इक्वल नहीं है। अगर आप देखें तो ये 1 3 4 -1 अब ये इक्वल नहीं है। वजह क्या है? 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस इस पे होल्ड नहीं कर रही। अब देखें कि 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस क्या हुआ करती है कि ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर होने चाहिए, इसी तरह से ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये बराबर होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो कि ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट ये सेम होने चाहिए, और इसी तरह से इस एलिमेंट को इसके इक्वल होना चाहिए। 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस के तहत अगर ये वैल्यूज़ सेम आ रही होंगी तो तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये तो इक्वल का कंसेप्ट हुआ, और यहाँ से आपको ये बात बड़े आसानी से क्लियर हो रही है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इसका आगे ऑर्डर देखें, अगर मैं इसको देखूं तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर कितना है? 2 रोज़ 2 कॉलम्स। इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो बी मैट्रिक्स के भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इक्वालिटी के लिए भी सबसे पहली बात तो इसके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, और ऑर्डर सेम के बाद 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस में जो एलिमेंट्स आएंगे, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, सारी रोज़ और कॉलम्स को इसी तरह से मैच करते जाना है। अगर सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह से हम आगे डिफाइन करते हैं रो मैट्रिक्स को। देखें, रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल तौर पे अगर मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ, ये बात जहन में रहे कि मैट्रिसेस को नॉर्मली कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। ए बी सी डी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में हम इसे यूजली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल तौर पे अगर मैं ये ले लेता हूँ से 1 2
3, 4। अब आप ये देखो कि अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन बनाऊं तो देखें जस्ट एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगी इसमें। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम्स जितने मर्जी हों। इस केस में कॉलम्स कितने आ रहे हैं, आप ये देख सकते हो कि कॉलम्स 4 हैं। ये देख लें कि इसमें अब कॉलम्स की तादाद तो 4 है, लेकिन रो एक है। 1 रो होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसी मैट्रिक्स कि जिसमें सिर्फ एक रो हो, द मैट्रिक्स हैविंग 1 रो ओनली इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें इसका तो क्या बनेगा, 1/4। अब इसी तरह से अगर हम सेम पैटर्न पे कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें, कॉलम मैट्रिक्स इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। देखें ये जो हम अभी लिख रहे थे, इसी मैट्रिक्स को अगर हम इसे हॉरिजेंटली के बजाय वर्टिकल लिख लें, ये देखें वही एलिमेंट्स लिए मैंने, लेकिन अब मैंने उन्हें हॉरिजेंटल लिखने के बजाय वर्टिकली लिख लिया है। अब आप देख सकते हो कि इसमें अब रोज़ नहीं है, बल्कि कॉलम्स। कॉलम को आप देखो कि कॉलम्स की तादाद अब चेक करें कि सिर्फ एक है, रोज़ जितनी मर्जी हो जाएं। अब ये देखें इसमें अब रोज़ कितनी है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर सकते हैं ना इसमें से। तो अब ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? अब इसका ऑर्डर लिखने का क्या तरीकाकार होगा, मैंने क्या बताया था आपको कि पहले आपने रोज़ की तादाद लिखनी है, बाद में कॉलम्स की तादाद। तो इसमें देखें 1 2 3 4 रोज़ थी और फिर कॉलम्स कितने, एक कॉलम है। तो ये इसका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर हम डिफाइन करना चाहें तो चलें आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको फिर मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं, नल मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और फिर उनके ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। एडिशन का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और फिर उसकी फर्दर जो है वो इस यूनिट के अंदर जो है वो उनकी मैनिपुलेशन है मैट्रिसेस की, फिर यूजेस हैं, ये सारे हम